समुद्र की गहराइयों में रहने वाले ये डीप सी क्रीचर्स अचानक से क्यों बाहर आ रहे हैं? ऐसे जीव जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये डीप सी क्रीचर्स समुद्र की गहराइयों में रहना पसंद करते हैं, तो इनको सतह पर देखना एक वियर्ड सी बात है। जापानीज लोगों का सदियों से ये मानना रहा है कि एक ओरफिश का पानी के ऊपर दिखना ही एक डिजास्टर का संकेत है। जनवरी 2023 को जापान में एक मछुआरा अपनी नाव लेके मछली पकड़ने निकलता है। समुद्र के बीच जाकर वो अपने फिशिंग नेट से मछली पकड़ना शुरू करता है। कुछ देर बाद उसके जाल में कई मछलियां फंसती है। जब वो फंसी हुई मछलियों को निकाल रहा था, तब उसने एक अजीब सी लंबी सी मछली फंसी हुई देखी, और ये मछली लगभग एक सांप जितनी लंबी थी। और जब इसकी लेंथ नापी गई, तब पता चला कि ये 6 मीटर लंबी थी। और ये कोई नॉर्मल मछली नहीं थी, बल्कि गहरे समुद्र में रहने वाला एक डीप सी ओरफिश थी। आमतौर पर ओरफिश समुद्र के गहराइयों में लगभग 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है, पर उस मछुआरे ने उस ओरफिश को वापस पानी में छोड़ दिया, क्योंकि जापानियों का ये सदियों से मानना रहा है कि एक ओरफिश का पानी के ऊपर रहना ही एक डिजास्टर का संकेत हो सकता है, खासकर भूकंप का। 2011 में जापान में एक बहुत ही भयानक भूकंप आता है, और उस भूकंप के ठीक पहले तकरीबन 20 ओरफिश की डेड बॉडी जापानीज कोस्ट पर पाई जाती है। पर इस चीज का जिक्र आज क्यों हो रहा है? इससे सबका क्या लेना देना? राइट, बट लेना देना है। पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग जगहों में ढेर सारे ओरफिश की डेड बॉडीज पाए गए हैं। 2023 में एक मछुआरे ने तकरीबन 50 ओरफिश को एक बारी में पकड़ा। 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार ओरफिश देखी गई। फरवरी 2025 में एक जिंदा ओरफिश मैक्सिको में पाई गई। What are you doing? That's an oarfish. ओरफिश का ऐसे बार बार दिखाई देना बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि कुछ साल पहले तक ओरफिश को देख पाना ही एक रेयर चीज थी। साल 2001 में ये पहली बार था जब एक जिंदा ओरफिश की फिल्मिंग की गई। लेकिन बात यहाँ सिर्फ ओरफिश की नहीं है। समुद्र के गहराइयों में रहने वाले ऐसे बहुत से डीप सी क्रीचर्स हैं जो अचानक से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जायंट फैंटम जेलीफिश, ये सुंदर सा जीव जो आमतौर पर समुद्र के 1 से 2 किलोमीटर अंदर पाए जाते हैं, पर अंटार्कटिका में इन्हें 80 मीटर के गहराई पर देखा गया। इसके अलावा स्पेन के कोस्ट से करीब 2000 किलोमीटर दूर ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश समुद्र के सतह पर पाई गई। और ये दोनों प्रकार के मछलियां ही डीप सी क्रीचर्स हैं जिनको आज से पहले लगभग कभी नहीं देखा गया। तो मन में एक सवाल उठता है कि ये आखिर क्यों हो रहा है? ये डीप सी क्रीचर्स जिनको आज से पहले इंसानों ने कभी नहीं देखा, आखिर अचानक से सतह पर क्यों आ रहे हैं? डोंट वरी गाइस, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। पूरी दुनिया का 71% सरफेस पानी से कवर्ड है। हमने इसे 5 ओशंस में डिवाइड किया है: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड सदर्न ओशन। पूरी दुनिया की 94% वाइल्ड लाइफ इन्हीं ओशंस में पाई जाती है, पर इंसान आज तक सिर्फ 5% समुद्र को ही एक्सप्लोर कर पाई है, और बाकी का 95% हिस्सा आज भी हमारे लिए अनजान है, खासकर डीप सी। हैरानी की बात यह है कि जितनी क्लियर इमेज हमारे पास मार्स की है, उतनी क्लियर इमेज समुद्र की नहीं। टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कुल 300 घंटे बिता चुके हैं, पर आज तक सिर्फ 3 लोग मात्र 3 घंटे के लिए ही समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप तक जा पाई है। जब हम समुद्र के नीले पानी को देखते हैं तो हमें सिर्फ समुद्र का ऊपर का सरफेस दिखाई देती है। इसे हम सनलाइट जोन कहते हैं, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। ओशन में मौजूद वाइल्ड लाइफ इसी जगह सबसे ज्यादा कलरफुल और डाइवर्स होती है। ये समुद्र की एक लौती लेयर है जहां फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर मैक्रो एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन भी पाए जाते हैं। ये दोनों लिविंग बीइंग ओशन फूड चेन का एक आधार है। और इसके अलावा इस जोन में ज्यादातर वो चीजें रहती हैं जिनको हम समुद्र से एसोसिएट करते हैं, जैसे वेल्स, शार्क्स, टर्टल्स और डॉल्फिन्स। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र की गहराइयों में जाने लगते हैं, सूरज की रोशनी कम होने लगती है। 10 मीटर की गहराई तक सूरज की सिर्फ 16% रोशनी ही पहुंच पाती है। 100 मीटर तक आते आते सिर्फ 1% रोशनी ही बची रहती है। थोड़ा और गहरा जाए, लगभग 1000 मीटर से नीचे
सूरज की कोई रोशनी नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि इंसानों के लिए इससे नीचे देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सनलाइट जोन के 200 मीटर के डेप्थ से ट्वाइलाइट जोन शुरू हो जाता है और इसी जोन से अजीबोगरीब जीव मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी जैसा दिखने वाला स्ट्रॉबेरी स्क्विड। ये दिखने में डिट्टो स्ट्रॉबेरी जैसा होता है और इसकी एक आंख बड़ी और एक छोटी होती है। ट्वाइलाइट जोन से थोड़ा और नीचे जाने पर हमको एक रंग बिरंगी जीव देखने को मिलता है, ब्लडी बेली कॉम जेली। ये बहुत ही सुंदर और एक अद्भुत जीव है। जब ये आगे पीछे मूव करता है तो इसके शरीर से एक रेनबो जैसा कलर फ्लिकर होता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि जब सूरज की रोशनी डीप सी तक पहुंच ही नहीं पाती तो लाइट फ्लिकर कैसे करती है। इसके पीछे का रीज़न है इनके बॉडी के अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शंस। इनके शरीर में दो इम्पोर्टेंट केमिकल्स होते हैं, ल्यूसीफेरस एंड ल्यूसीफेरिन। जब ये दोनों केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तब इस रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो हीट के जगह लाइट के रूप में बाहर आती है और इस पूरे रिएक्शन के प्रोसेस को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। और इसी चीज़ से ये जीव अपनी रोशनी खुद बना सकते हैं और ये डीप सी क्रीचर्स इस रोशनी का यूज़ अपने आप को छुपाने के लिए या फिर किसी को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि इस जीव को देखो, इतना सुंदर जैसे एंजल हो, और तो और इसका नाम भी सी एंजल है और इसका साइज एक इंसानी उंगली से भी छोटा होता है और अंधेरे में इसका खाली पेट चमकता रहता है, पर जैसे ही इसका पेट भरता है वैसे ही वो ग्लो करना बंद कर देती है। 600 से 800 मीटर की गहराई में जाए तो एक और अद्भुत जीव देखने को मिलता है जिसका नाम बैरल फिश है। इसका सर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और इस मछली को देख के लोग सोचते हैं कि इसकी आंखें, ये जो मुंह के पास ब्लैक डॉट्स हैं, ये होंगी। पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये जो ग्रीन बॉल्स दिखाई दे रहे हैं ये इनकी आंखें हैं और ये सिर्फ ऊपर की ओर ही देख सकती है। समुद्र में थोड़ा और नीचे जाए तो दिखेगा ये जाइंट स्क्विड। ये स्क्विड 13 मीटर लंबा होता है, लगभग एक 2 मंजिला मकान जितना। थोड़ा और नीचे की ओर जाएं तो 1000 मीटर क्रॉस करते ही ट्वाइलाइट जोन खत्म हो जाती है और मिडनाइट जोन शुरू होती है। यहाँ सनलाइट बिल्कुल 0% होती है और इसी मिडनाइट जोन में डीप सी एंगुलर फिशेस भी पाए जाते हैं जिनमें ब्लैक सी डेविल भी शामिल है। इनके सर के ऊपर जो एक ग्लोइंग टेंटिकल्स जैसा पार्ट दिख रहा है, इससे अपने शिकार को अट्रैक्ट करते हैं और उनका शिकार करते हैं। ठीक इसी तरह एक और जीव पाया जाता है, वैम्पायर स्क्विड। ये अपने ऑर्डर की एक लौती स्पीसीज है, बाकी सब काफ़ी पहले ही मर चुके हैं। इसका नाम सुनकर लगेगा कि ये बहुत ही खतरनाक सा जीव है, पर असल में ठीक इसका उल्टा, ये बिल्कुल ही शांत स्वभाव के होते हैं। थोड़ा और नीचे चले यानी 2000 से 3000 मीटर तक तो इस जगह पाए जाते हैं येटी क्रैब्स और ये अपना खाना खुद उगाते हैं। ये जो आप फर देख रहे हैं असल में ये बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं। ये अपने बालों वाले आर्म्स में बैक्टीरिया की फार्मिंग करता है और उन्हीं को खाता है। समुद्र की और नीचे चले यानी 4000 की डेप्थ पर मिडनाइट जोन खत्म हो जाती है और शुरू होता है एबिसल जोन। ये जोन अभी भी पूरी तरह अनजान है। हाँ, पर कुछ जीवों का खोज जरूर किया गया है, जैसे कि ये डम्बो ऑक्टोपस। ये दिखने में इतने क्यूट होते हैं, इस वजह से इनको डीप सी बैलेरिना जैसे डिस्क्रिप्शन भी मिले हैं और समुद्र का इससे नीचे का हिस्सा आज भी बिल्कुल अनजान है। तो सवाल उठता है कि ये डीप सी क्रीचर्स सरफेस में क्यों आ रहे हैं। देखो, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। डीप सी में दिन पे दिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तेजी से कम हो रही है। जो ऑक्सीजन की मात्रा हजारों लाखों सालों से स्टेबल थी, आखिर अचानक से अनस्टेबल क्यों हो रही है। इसका रीज़न है बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग। वातावरण में गर्मी बढ़ने के कारण समुद्र के ऊपर का सरफेस बिल्कुल गर्म होता है, पर सूरज की रोशनी ना होने के कारण डीप सी बिल्कुल ठंडा ही रहता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि गर्म पानी का डेंसिटी कम होने के कारण ठंडे पानी से हल्का होता है। इस वजह से गर्म पानी और ठंडा पानी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, जिससे गर्म पानी में मौजूद ऑक्सीजन भी ठंडे पानी में नहीं मिल पाते, जिससे डीप सी में रहने वाले जीवों को पानी के ऊपर आकर ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। और अगर डीप सी में ऐसी ही ऑक्सीजन की कमी होती रही तो ना जाने कितने ऐसे रेयर स्पीशीज इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे जिनको शायद से आज तक हमने देखा भी ना। और इन डीप सी क्रीचर्स के लिए सबसे खतरनाक ये है कि ये गहराइयों में रहने के लिए ही बने हैं। सरफेस में आना इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ये सरफेस के लिए इवॉल्व ही नहीं हुए। साइंटिस्टों का कहना है इस सेंचुरी के आखिर तक एबिसल जोन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और डीप सी में रहने वाले सभी जीव बहुत तेजी से माइग्रेट करने लगेंगे सरफेस की ओर। और इससे सिर्फ डीप सी क्रीचर्स को ही नहीं, इंसानों को भी खतरा है। ये पानी में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन असल में पेड़ों का काम करते हैं
ये कार्बन को एब्जॉर्ब करके उसे गहरे समुद्र में अपने अंदर समा लेते हैं। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट होती है। पर अगर इसी तरह चलता रहा तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। ये क्लाइमेट चेंज तो एक लॉन्ग टर्म खतरा है। अगर हम सभी मिलकर थोड़ा समझदारी से काम ले तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। बट इससे भी बड़ा खतरा इन डीप सी क्रीचर्स को हम इंसानों के लालच से है, यानी कि डीप सी माइनिंग। इस स्केलीफुट स्नेल को देखो, ये गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता है और ये स्नेल ना जाने कितने हजारों लाखों सालों से यहाँ रह रहा है। पर कुछ लालची कैपिटलिस्ट यहाँ माइनिंग करके गोल्ड और सिल्वर निकालना चाहते हैं, जिससे ना जाने कितने हजारों लाखों स्पीशीज खत्म हो सकती है। मतलब जरा सोचिए, इंसान सिर्फ पैसों के लिए ना जाने कितने जीवों की बलि देने को तैयार है और इन माइनिंग कंपनीज को गवर्नमेंट से फुल सपोर्ट होता है। और कुछ पॉलिटिशियंस तो ऐसे हैं जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वैसे आज तक डीप सी माइनिंग शुरू नहीं हुई है, बट कुछ कंट्रीज हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे डीप सी माइनिंग शुरू किया जा सके। यूनाइटेड नेशन की ये इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी है, जिसके पास वो पावर है कि वो किसी को भी माइनिंग की परमिशन दे सकती है। पर आज तक इन्होंने किसी को भी डीप सी माइनिंग की परमिशन नहीं दी है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत से कंट्रीज ने प्रेशर दिया हुआ है जिससे ये उनको माइनिंग की परमिशन दे दे। बट कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो डीप सी माइनिंग के सख्त खिलाफ हैं और हमें भी अपनी आवाज़ उठानी होगी जिससे डीप सी माइनिंग कभी ना हो सके। और ऐसी कोई लड़ाई नहीं जो हम साथ मिलकर ना लड़ सके। बट हम कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं, राइट? ग्रीन पीस ने एक पिटीशन बनाया है जिससे सभी सरकारों पर प्रेशर डाला जा सके। स्टॉप डीप सी माइनिंग बिफोर इट स्टार्ट्स। इस पिटीशन पर ऑलरेडी 30 लाख से भी ज़्यादा लोग साइन कर चुके हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। और आप सभी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को साइन ज़रूर करें जिससे ये डीप सी माइनिंग रुक सके। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। नमस्तुभ्यम।